हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डैम्प्ड ऑसिलेशन डिस्कस किया था। आज फोर्स्ड ऑसिलेशंस एंड रेजोनेंस इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फोर्स ऑसिलेशंस देखिए क्या होता है। व्हेन वी अप्लाई साइनसोइडल एक्सटर्नल फोर्स टू द ऑसिलेटर, रिजल्टिंग ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. These forced oscillations occur at the frequency of external force and not at the natural frequency of vibrating system. However, amplitude of oscillations depends on the relationship between the natural frequency and frequency of applied force. It means that suppose we consider spring block system. The natural frequency of spring block system is under root k by m, and if you are applying a force, sinusoidal force, suppose f equal to f naught cos omega dash t, then after some time when steady state reaches, these oscillations will be having frequency omega dash and not natural frequency, that is under root k by m. That is the meaning of this paragraph. But amplitude of oscillations, this will depend on both omega, that is natural frequency, which we can say omega naught under root k by m, and omega dash, that external source has applied. So let's try to understand it mathematically. Suppose let's consider a spring block system. Spring constant is k, mass m, and this is natural length of the spring. You can say this is mean position or equilibrium position. Here we will consider natural frequency omega naught under root k by m, and b by m is another constant gamma. So if we see equation of motion, three forces are acting on this. Kx is applied by spring force, applied by spring. B into V, we know this is resistive force, and F naught cos omega t is sinusoidal force which is applied on this system. If we rearrange this equation, m को यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में ले आए, k by m, b by m, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर m से डिवाइड कर दिया जाए तो k बाय m को ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख देंगे और b बाय m को गामा पुट कर देंगे. सो यू कैन सी दैट d2x बाई dt स्क्वायर प्लस गामा dx बाई dt, v को हमने dx बाई dt लिख दिया है, प्लस k बाय m जो आएगा उसको ओमेगा नॉट स्क्वायर लिख दिया है. दैट कम्स आउट टू बी f नॉट बाय m कॉस ओमेगा t. पूरी इक्वेशन को हमने m से डिवाइड कर दिया है. नाउ हियर अगर आप इनका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जाता है. उसके लिए हमें जो थ्योरी यूज़ करनी पड़ती है दैट इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे. तो पहला रिजल्ट जो हमारे को मिलेगा उसमें इक्वेशन ऑफ ऐसे फाइनली भी ऑसिलेशंस ही होंगे. द ओनली थिंग कि उन ऑसिलेशंस का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ओमेगा नॉट ना होकर ओमेगा फ्रीक्वेंसी होगा, और एम्पलीट्यूड दोनों पर डिपेंड करेगा, ओमेगा और ओमेगा नॉट पर. इसके अलावा एक फेज डिफरेंस ज़रूर होगा, बिकॉज फोर्स आपने किस पोजीशन पर लगाया है उस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल कंडीशंस पर डिपेंड करेगा. ये आप लोगों को पता ही है. तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जो इसका एम्पलीट्यूड आता है दैट कम्स आउट टू बी एफ नॉट बाय एम. ये यहाँ पर जो एफ नॉट बाय एम फैक्टर आ रहा है ये न्यूमरेटर में आएगा, एफ नॉट बाय एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. आप देख सकते हैं ओमेगा नॉट और ओमेगा दोनों इसमें आ रहे हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस ओमेगा गामा होल स्क्वायर. ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. और इसके साथ साथ टेन डेल्टा यानी फेज डिफरेंस जो है दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा गामा डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. तो जो फेज डिफरेंस है, फेज कांस्टेंट यू कैन से, दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन बोथ ओमेगा एज वेल एज ओमेगा नॉट. नाउ लेट्स consider some special cases, interesting cases of this oscillation. तो पहले अगर हम ये कंसीडर करें, ये मैंने यहाँ पर a और डेल्टा दोबारा लिख दिया है.
स्पेशल केस अगर हम कंसीडर करें ओमेगा लेस देन ओमेगा नॉट का केस, यानी हम ओमेगा को अप्रॉक्सीमेटली जीरो लेकर चल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ऑसिलेट करवा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है बहुत स्लोली मूव करवा रहा है। ऐसे केस में अगर आप यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जीरो पुट कर देंगे तो एम्पलीट्यूड आ जाता है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। सो बेसिकली एफ नॉट बाय के इसको लिख सकते हैं, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ऐसे केस में एफ नॉट तो आपका एक्सटर्नल फोर्स ने जो लगाया था उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है फोर्स का, और के स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। तो एफ नॉट बाई के आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सटर्नल एम्पलीट्यूड आ जाता है इन ऑसिलेशंस का। एंड डेल्टा अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा कम्स आउट टू बी जीरो। अगर आप ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर दें तो यहाँ पर भी जीरो पुट कर देंगे तो डेल्टा कम्स आउट टू बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में देयर विल बी नो फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फोर्स एंड ऑसिलेशंस। और देखिए ये हमें समझ में आता भी है। मैं अगर ये कंसीडर करूं कि यहाँ पर एक आपने सिस्टम ले लिया सिंपल पेंडुलम का केस, और यहाँ पर एक फोर्स लगा रहे हैं एफ जो स्लोली इसको ऑसिलेट करवा रहा है। अब अगर आप बहुत धीरे धीरे यहाँ पर आपका ये पहले पेंडुलम था और आप बहुत धीरे 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 मूव करा के इसको यहाँ ले जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि पेंडुलम यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप बहुत स्लोली इसको वापस लाते हैं तो पेंडुलम यहाँ पर आ जाएगा। तो जब एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर पहुँचा है तो पेंडुलम भी यहाँ पर है, एक्सटर्नल फोर्स के हिसाब से यहाँ पर है ऑसिलेशंस डिस्प्लेसमेंट्स का, तो बी बॉब यहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू जीरो है, दोनों सेम फेज में होंगे। ये हमें क्लियरली समझ में भी आता है, हम इसको फील भी कर सकते हैं कि बहुत स्लोली मूव करवाने की वजह से फाइनली ये दोनों सेम फेज में ही रहेंगे। तो ये आपका एक केस हो जाता है, बाउंड्री कंडीशंस हो जाती हैं, एक एक्सट्रीम हो गई। एक आपका इंटरेस्टिंग केस आता है रेजोनेंस का, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा और ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ऐसे केस में एम्पलीट्यूड जो है काफ़ी लार्ज हो जाता है। अगर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट और यहाँ पर भी ओमेगा नॉट पुट कर दें तो दिस एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट गामा। ये आप चेक कर सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन से। एंड इसको एक इंटरेस्टिंग आप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज एफ नॉट बाई के, ये तो आ ही गया था, इंटू क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने क्वालिटी फैक्टर डिसाइड किया था, क्वालिटी फैक्टर डिफाइन किया था ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय गामा। एम ओमेगा नॉट बाय बी था और बी बाय एम को यहाँ पर हमने गामा लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा नॉट बाय गामा। तो हम इसको सिंपल इस फॉर्म में याद रख सकते हैं कि ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा इक्वल टू जीरो पर जो एम्पलीट्यूड था उसका क्यू टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर सिस्टम का क्वालिटी फैक्टर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, तो एम्पलीट्यूड काफ़ी लार्ज हो जाएगा। अगर आपने क्वालिटी फैक्टर 100 ले लिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ओमेगा बहुत कम होने से जो एफ नॉट बाई के आता है एम्पलीट्यूड, उसका 100 टाइम्स एम्पलीट्यूड अब इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट के बराबर ले ली जाए तो एम्पलीट्यूड काफ़ी लार्ज हो जाता है और इस कंडीशन को बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। लेकिन इस केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि फेज डिफरेंस पाई बाय 2 का आएगा। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर दें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट तो ये जीरो हो जाएगा, टेन डेल्टा जीरो मतलब डेल्टा इक्वल टू पाई बाय 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जब यहाँ पर एक्सट्रीम पर पहुँचेंगे तो ये मीन पोजीशन पर होगा एम्पलीट्यूड, ये बॉब, और जब आप वापस आएंगे मीन पोजीशन पर तो बेसिकली बॉब जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुँच चुका होगा। फिर आप इस वाली एक्सट्रीम पर पहुँचेंगे तब ये यहाँ पर वापस आ चुका होगा, और जब आप वापस यहाँ पहुँचेंगे तो बॉब इस पोजीशन पर होगा। तो यहाँ पर हमेशा पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंटली देख भी सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। थर्ड केस अगर हम इसका कंसीडर करें तो थर्ड केस हो जाता है कि ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, यानी आप जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको बहुत तेजी से चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। ऐसे केस में एम्पलीट्यूड विल बिकम जीरो। ये जो है
यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे अगर ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यू कैन से कि एम्पलीट्यूड जीरो आ जाएगा, और वैसे केस में डेल्टा इक्वल टू पाई आ जाता है। तो एम्पलीट्यूड इक्वल टू जीरो तो समझ में आता है, बिकॉज अगर आप यहाँ पर इसको बहुत तेज़ी से मूव करवाएंगे, बहुत तेज़ी से मूव करवाएंगे, तो बेसिकली प्रैक्टिकली ये देखेंगे कि ये ऑसिलेट ही नहीं करेगा। ऐसे केस में ये आपके एम्पलीट्यूड बहुत लार्ज नहीं होने चाहिए, बट फ्रीक्वेंसी इज क्वाइट हाई, तो बहुत तेज़ी से अगर आप इसको मूव कराएंगे देन यू विल सी कि ये यहाँ पर ही रेस्ट में रहेगा, ड्यू टू इनर्शिया मूव ही नहीं करेगा। बट डेल्टा इक्वल टू पाई, डेल्टा इक्वल टू पाई का मतलब यह है कि एम्पलीट्यूड आप टेंडिंग टू जीरो ले रहे हैं, ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो एम्पलीट्यूड इज टेंडिंग टू जीरो है। बट ऐसा तो होगा नहीं, ओमेगा इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फाइनेटली लार्ज नहीं होगा, बट जैसे जैसे ये बहुत इंक्रीज होता चला जाएगा, ओमेगा की आप बढ़ाते चले जाएंगे, बहुत स्लोली ये ऑसिलेट कर रहा होगा, बहुत धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, बहुत धीरे धीरे नहीं, सॉरी, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी बट एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल होगा, बट फेज डिफरेंस पाई का होगा। फेज डिफरेंस पाई का होने का मतलब जब ये इस एक्सट्रीम पर पहुंचेगा तो बेसिकली बॉब इस एक्सट्रीम पर पहुंच रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को मैथमेटिकली हमने प्रूव किया है और इस पर बेस्ड डायरेक्ट आपके प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अगर हम एक ग्राफ बनाएं इसमें एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा का, तो एम्पलीट्यूड वर्सेस ओमेगा में ओमेगा बहुत कम था तो एफ नॉट बाई के से स्टार्ट हो रहा था, और ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट बाई मैक्सिमम आया था, तो ये इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद ये क्यू इंटू एफ नॉट बाई के हो जाता है व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और व्हेन ओमेगा इज वेरी लार्ज दिस डिक्रीजेस टू जीरो। ये हम लोगों ने अभी देखा। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें आप ये देखेंगे कि जो मैक्सिमा आ रहा है इसका एक्चुअली यहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आता है, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट नहीं होती, ओमेगा नॉट से स्लाइटली स्मॉल होती है, स्लाइटली लेस होती है, दिस इज ओमेगा मैक्स। तो जो एम्पलीट्यूड है वो Q इंटू एफ नॉट बाई के से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, और वो जिस फ्रीक्वेंसी पर होता है वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट से स्लाइटली लेस होती है। ये आप चाहें तो हम प्रूव भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। और अगर हम डेल्टा वर्सेज ओमेगा ग्राफ देखें तो डेल्टा वर्सेज ओमेगा ग्राफ में ओमेगा जब जीरो है तो डेल्टा भी जीरो है, ये इंक्रीज होकर पाई बाई 2 हो जाता है व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट, और व्हेन ओमेगा इज इन्फाइनेटली लार्ज तो ये पाई को अप्रोच कर रहा होता है। तो ये आपका डेल्टा वर्सेज ओमेगा ग्राफ हो जाता है। अब अगर आप ये देखना चाहें कि ये फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, तो एम्पलीट्यूड एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा तो आपको पता ही है कितना है। अगर हम डी ए डिवाइडेड बाई डी ओमेगा कर दें और इसको जीरो पुट कर दें तो हमें पता लग जाएगा किस पर्टिकुलर ओमेगा के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा। फॉर मैक्सिमम मिनिमम आपको ये पता ही है। और अगर आप ये करते हैं और थोड़ा मैथमेटिकली मेहनत करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ओमेगा नॉट से थोड़ा स्लाइटली लेस फ्रीक्वेंसी आएगी इसकी। तो ये आप कर सकते हैं अपने आप। मैं आपको इसका रिजल्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर डी ए बाई डी ओमेगा इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाए, हम ये देखना चाहते हैं कि किस पर्टिकुलर ओमेगा पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, तो वी गेट दिस रिलेशन। ओमेगा मैक्सिमम जो आपका आता है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 2 का अंडर रूट आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉल है इससे। अगर b बाई 2m ओमेगा गामा इज इक्वल टू b बाई 2m, तो अगर डैम्पिंग बहुत स्मॉल है तो ये वाला फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा। उस केस में अप्रॉक्सीमेटली ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट ही आ जाता है। और ऐसे केस में ओमेगा नॉट को अगर आप क्यू की टर्म्स में लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट को बाहर कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर ये फैक्टर बच जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर की पावर हाफ। ये भी आप चेक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, ये आपके पास अपने आप आ ही जाएगा। और ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड आ रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर आप ओमेगा मैक्स की वैल्यू पुट कर दें ओमेगा वाले इसमें एम्पलीट्यूड वाले फंक्शन में, तो ए मैक्स आएगा एफ नॉट बाई के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 4 क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो आप देख सकते हैं कि इस फैक्टर से ये बेसिकली डिवाइड हो गया विच इज लेस देन 1, इसलिए ए मैक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन एफ नॉट क्यू डिवाइडेड बाई के। इससे ज़्यादा आता है ये ए मैक्स। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज़्यादा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर मैं क्यू की वैल्यू 5 ले लूँ, क्वालिटी फैक्टर अगर मैं 5 ले लूँ तो ओमेगा मैक्स जो है वो 0.99 इंटू ओमेगा नॉट आएगा। आप वैल्यू पुट करके इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। और ए मैक्स 5.03 इंटू एफ नॉट बाई के आ जाएगा। तो जिसे 5 इंटू एफ नॉट बाई के आना था वो बेसिकली 5.03 एफ नॉट बाई के हो गया। और अगर आप क्यू की वैल्यू 5 की जगह और ज़्यादा ले लें, 100 ले लें, तो आप समझिए कि ऑलमोस्ट ओमेगा मैक्स इक्वल टू ओमेगा नॉट के बराबर ही हो जाएगा। ये डिफरेंस भी खत्म हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर क्यू लार्ज है, मतलब डैम्पिंग अगर स्मॉल है, देन ओमेगा मैक्स इज वेरी नियर टू ओमेगा
एंड ए मैक्स इक्वल टू क्यू एफ नॉट बाई के। तो अगर थ्योरेटिकली कभी आपसे पूछा जाता है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ओमेगा मैक्स इज स्लाइटली लेस देन ओमेगा नॉट एंड ए मैक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन क्यू एफ नॉट बाई के। बट प्रैक्टिकली अगर डैम्पिंग स्मॉल है तो आप इनको क्यू एफ नॉट बाई के और ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा मैक्स कंसीडर कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको आपको समझाने की और कोशिश करता हूं। देखिए, हम एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं जिसकी लेंथ L है और इसका मास m है। आपको पता है ऐसे केस में ओमेगा नॉट जो है अंडर रूट जी बाई एल आता है और गामा हम b बाई एम कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया जिससे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ईटा इक्वल टू ईटा नॉट कॉस ओमेगा टी। रिमेंबर, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ईटा इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन विथ टाइम। तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऑसिलेट करवा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, और ऑसिलेशंस की वजह से इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज गिवन बाय ईटा इक्वल टू ईटा नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ external force. So now we want to find out what will be amplitude of force oscillations. तो प्रॉब्लम्स आपको किस तरीके से करनी है, तो फंडामेंटल तरीके से अगर आप देखें तो किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर ये डिस्प्लेसमेंट ईटा के बराबर है और ये अपनी मीन पोजीशन से ऑसिलेट करते हुए थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पर थीटा को हम स्मॉल ही कंसीडर करेंगे, ऑसिलेशंस में हम थीटा को स्मॉल ही कंसीडर करते हैं, तो बेसिकली इसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर हो जाता है, x के बराबर हो जाता है। वी वांट टू फाइंड आउट x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और अगर x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास थी उससे कंपेयर कर देंगे। उससे कंपेयर करने पर हमारे पास एम्पलीट्यूड पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं वो mg लग रहा होगा, t लग रहा होगा। अगर मैं इसके कंपोनेंट लूँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t cos थीटा t sin थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर दैट इज एम इंटू ए इक्वल टू माइनस बी इंटू वी होता है, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। एक ये फोर्स लग रहा होगा जो बेसिकली रेस्टिव फोर्स होगा, ये तो लग ही रहा है, और प्लस टी साइन थीटा एक फोर्स और लग रहा है इस तरफ। इस डायरेक्शन में प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा स्मॉल है तो ऐसे केस में हम टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी ले सकते हैं। ध्यान रखिए, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर थीटा इक्वल टू थीटा स्मॉल, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और टी को हम प्रैक्टिकली एम जी के बराबर ले सकते हैं। अब इस केस में आपको ये हो सकता है कि आपको ये लगे कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया उसका तो कहीं पर कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा है, ईटा इक्वल टू ईटा नॉट कॉस ओमेगा टी का कोई फैक्टर आ ही नहीं रहा है, लेकिन वो फैक्टर आ रहा है। वो फैक्टर किस में आ रहा है, थीटा में आ रहा है। देखिए किस तरीके से, साइन थीटा अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा टी इक्वल टू एम जी, आपको समझ में आता ही है स्मॉलर थीटा के लिए, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर आप देखेंगे दिस विल बी इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस ईटा, यहां से यहां तक ये ईटा है तो दिस वैल्यू विल बिकम एक्स माइनस ईटा डिवाइडेड बाय एल। एक्स माइनस ईटा डिवाइड बाय एल साइन थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो एक क्वेश्चन आ जाती है एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस टी इक्वल टू एम जी एंड साइन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस ईटा बाय एल। अब इसको हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, m से डिवाइड कर लेते हैं, इन फैक्टर्स को इधर ले आते हैं और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो ये अगर हम करते हैं रीअरेंज, m से डिवाइड करते हैं तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर ईटा नॉट कॉस ओमेगा टी हमारे पास आ जाता है। ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सारे फैक्टर्स को इस तरफ ले आए हैं और m से डिवाइड कर दिया है। तो रीअरेंज करके आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन आपको मिलती है। इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें जो हमने निकाली थी, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी एक्स बाई डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट बाई एम कॉस ओमेगा टी आया था। यहाँ से हमारे पास ये एफ नॉट बाई एम जो है उसकी वैल्यू ओमेगा नॉट स्क्वायर ईटा नॉट आ जाती है। तो बस हमें जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला हमने निकाला था उसमें न्यूमरेटर में जहाँ पर एफ नॉट बाई एम आ रहा था उसकी जगह हम ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ईटा नॉट वैल्यू पुट कर देते हैं, नीचे का फैक्टर तो उसी तरीके से रह जाएगा और इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने लेक्चर बनाया है फोर्स ऑसिलेशंस के लिए, अगर आप इतना समझ लेते हैं और इसमें जो चीज़ें मैंने याद रखने के लिए बताई है वो रिजल्ट्स याद रख लेते हैं तो आप कोई भी प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर पाएंगे। इस पर बेस्ड जो भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं मेंस में और बोर्ड में
और जो भी आप दूसरे एग्ज़ाम्स देंगे, आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये एकदम पक्की बात है। इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, समझने की कोशिश कीजिए और जो रिजल्ट्स याद रखने हैं उन्हें याद रखिए, बिकॉज उनका प्रूफ इज़ बियॉन्ड योर सिलेबस। ओके, एंजॉय योर डे।